सर कित गए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विक्रम, पीजीटी कॉमर्स, आप लोगों का बिजनेस स्टडी टीचर, स्वागत करता हूं आपका बिजनेस की क्लास में। बेटा, जैसे कि आपको पता है, हमने चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 रिप्लेस्ड बाय 2019 स्टार्ट कर रखा था। और इस चैप्टर के अंदर अब तक हम राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है डिस्कस कर चुके थे, और उनसे रिलेटेड 42 के करीब जो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन और 14 केस स्टडीज भी हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाया 2019 में हु इज ए कंज्यूमर एंड हु कैन बी ए कंज्यूमर। कंज्यूमर होता कौन है, या कंज्यूमर का मतलब क्या है, कंज्यूमर को कैसे डिफाइन किया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। लेट अस स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर का मतलब क्या है? ए कंज्यूमर इज जनरली अंडरस्टूड एज ए पर्सन हु यूजेस और कंज्यूम गुड्स और अवेल्स ऑफ एनी सर्विसेज। ये जो है कंज्यूमर का मतलब क्या डिफाइन करने की कोशिश में है बेटा। कंज्यूमर होते क्या है, वो सभी व्यक्ति जो गुड्स या सर्विसेज को या तो यूज करते हैं या उनको कंज्यूम करते हैं, उसे हम कंज्यूमर के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, आप बाजार में जाओ, चॉकलेट परचेज करके लेके आओ और चॉकलेट लाकर खा लो, तो यू विल बी ए कंज्यूमर। आप बाजार में जाओ, एक जीन्स परचेज करके लेकर आओ और जीन्स को आप रूटीन में यूज करो, that in the terms of you will be called as a consumer, तो उसे हम कंज्यूमर के नाम से कहेंगे। तो कंज्यूमर कौन होता है? वो व्यक्ति जो कि गुड्स या सर्विसेज को या तो यूज करता है या उनको कंज्यूम करता है, तो उसे हम किस नाम से बुलाएंगे? कंज्यूमर के नाम से बुलाएंगे। सो अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ए कंज्यूमर इज डिफाइंड एज, हम एक कंज्यूमर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया भी है। और स्पेसिफिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जब ये पूछता है कि कंज्यूमर कौन है, तो हम यही डेफिनेशन, यही मीनिंग देते हैं, जैसा कि अब हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट है, एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर ए कंसिडरेशन which has been paid or promised or partly paid or partly promised or under any scheme of deferred payment system। यानी कि एक व्यक्ति जो कि गुड्स खरीदता है कंसिडरेशन के बदले में, कंसिडरेशन होता है कुछ प्रतिफल, यानी मैं अगर बाजार से चॉकलेट ले आया तो चॉकलेट के बदले में मैं क्या दे के आऊंगा, तो चॉकलेट मेरे लिए कंसिडरेशन है और बदले में जो दे के आऊंगा वो उस शॉपकीपर के लिए कंसिडरेशन है जिससे मैं वो प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ। तो उसको या तो मैं पेड करूंगा, या मैं पेड करने के लिए प्रॉमिस करूंगा, या मैं कुछ पैसा देकर आऊंगा और कुछ बाद में दे दूंगा, या मैं पार्टली प्रॉमिस करूंगा कि मैं आपका पैसा जो है इतना इतने रुपए दे सकता हूँ, पूरे पैसे नहीं दे पाऊंगा, या मैं उसको इंस्टॉलमेंट, डेफर्ड पेमेंट मतलब इंस्टॉलमेंट बेसिस पर खरीदूंगा। तो ये सब बातें एक कंज्यूमर के डेफिनेशन में इंक्लूड की जाती हैं, कंज्यूमर के मीनिंग में शामिल की जाती हैं। हम उसे ही कंज्यूमर कहते हैं जो इस प्रकार की बातें करता है। इट इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स व्हेन सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ बायर। और जब बायर भी इस चीज के लिए एग्री हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, वो परमिशन दे देता है, बट डज नॉट इंक्लूड ए पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स फॉर रीसेल और एनी कमर्शियल पर्पस। लेकिन हम इस कंडीशन में उस व्यक्ति को शामिल नहीं करते जो व्यक्ति गुड्स को खरीदता है लेकिन रीसेल करने के पर्पज से। अगर रीसेल करने के पर्पज से खरीदेगा तो उसे कंज्यूमर नहीं माना जाएगा, दैट विल नॉट टू बी कंसिडर्ड एज कंज्यूमर, उसे हम कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं डालने वाले। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज रिलेटेड टू द गुड्स। ये डेफिनेशन, ये मीनिंग हमने पढ़ा किससे संबंधित? गुड्स से। जबकि हमने पढ़ा कंज्यूमर कौन होता है? जो यूज करता है, कंज्यूम करता है किसको? गुड्स को और सर्विसेज को। तो हमने फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ गुड्स के यूज करने से संबंधित कंज्यूमर का मीनिंग पढ़ा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ सर्विसेज। एनी पर्सन हु हायर्स or avails of any service for a consideration which has been paid or promised or partly paid or partly promised or under any system of deferred payment, that is all the meaning is same excepting one,
कि यहाँ पर कंज्यूमर सर्विसेज को क्या करता है, हायर्स करता है या उनको अवेल करता है, यूज करता है इनको सर्विसेज को इंस्टेड ऑफ गुड्स, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। इसमें कंज्यूमर में अब आगे हम क्या पढ़ेंगे कि इट इंक्लूड्स एनी बेनिफिशियरी ऑफ द सर्विसेज व्हेन सच सर्विसेज आर अवेल्ड ऑफ विद द अप्रूवल ऑफ द पर्सन कंसर्न। यानी जिस व्यक्ति से आप ये सर्विस ले रहे हो, यदि वो अपनी स्वीकृति, वो परमिशन दे देता है, तो हम इसमें उस व्यक्ति को शामिल करते हैं जो भी इस प्रकार की सर्विस का बेनिफिट लेता है। लेकिन परंतु does not include a person who avails of such services for any commercial purpose। लेकिन हम उस व्यक्ति को उसमें शामिल नहीं करेंगे कंज्यूमर की डेफिनेशन में जो कि बेसिकली गुड्स को, सर्विसेज को ले क्यों रहा है, कमर्शियल पर्पज के लिए। अगर कमर्शियल पर्पज के लिए वो सर्विसेज ले रहा है तो उसे हम कंज्यूमर नहीं कहेंगे, यानी कि इसका मतलब वो दोबारा से उससे बेनिफिट कमाना चाहता है। तो एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं, मान लीजिए मैं एक पीसीओ लगा लेता हूं, एसटीडी बूथ लगा लेता हूं, मैंने एक टेलीफोन कनेक्शन ले लिया। टेलीफोन कनेक्शन मैंने ले क्यों लिया, क्योंकि मैं उससे एसटीडी का काम करूंगा, तो मैं उस सर्विस को रीसेल कर रहा हूं। तो ऐसा करने से मुझे जो है ना कंज्यूमर के पार्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। कंज्यूमर कब होगा, जब वो सर्विसेज में अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करता हूँ, पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज करता हूँ, उसको रीसेल या कमर्शियल पर्पज के लिए यूज नहीं करता हूँ। होप सो आपको कंज्यूमर का मीनिंग क्लियर होगा। कंज्यूमर कौन होता है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ गुड्स एंड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सर्विसेज। जब भी ये क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू राइट फ्रॉम द बोथ व्यू पॉइंट्स, दोनों व्यू पॉइंट से आपको इसका मीनिंग देना होता है। चले आगे। यस सर। हु कैन फाइल ए कंप्लेंट, कौन एक केस कर सकता है। यानी कंज्यूमर तो हमें समझ में आ गया कि ये कंज्यूमर होता है, लेकिन अब ये देखते हैं कि क्या सारे कंज्यूमर केस कर सकते हैं या कंज्यूमर कोई स्पेसिफिक नेचर का होता है जो केस कर पाएगा। तो कंज्यूमर, कौन सा कंज्यूमर या कौन केस कर सकता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो ए कंप्लेंट बिफोर द एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फॉर्म कैन बी मेड बाय, यानी कि एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फॉर्म में जाने से पहले, या कंज्यूमर फॉर्म बार बार वर्ड यूज हो रहा है, हमने पहले भी केस स्टडी में पढ़ा, और हमने इसके बारे में अगर छोटा सा डिस्कशन करें तो कंज्यूमर फॉर्म का मतलब होता है एक ऐसी बॉडी जो कि कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए काम करती है, कंज्यूमर को जो है ना न्याय दिलाने में मदद करती है, जिसको हम बेसिकली कंज्यूमर कोर्ट के नाम से जानते हैं। हमारे इंडिया के अंदर कंज्यूमर कोर्ट सिस्टम 3 लेवल पर है, एक नेशनल कमीशन, एक जो है स्टेट कंज्यूमर कोर्ट, और एक जो है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट। तो इन 3 प्रकार की जो है ना कोर्ट में हम अपना केस को जो है ना फाइल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशंस है उनकी केस को फाइल करने की, वो हम आगे धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर को पढ़ते जाएंगे उनके बारे में डिस्कशन करते जाएंगे। तो कंज्यूमर फॉर्म में एप्रोप्रिएट एक्शन लेने से पहले जो कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है, तो वो जो दर्ज करा रहे हैं, जो कंप्लेंट हम लिख रहे हैं, हम दर्ज करा रहे हैं, नोट कराएंगे, फाइल कराएंगे, उसके लिए कौन केस कर सकता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो एनी कंज्यूमर, कोई भी कंज्यूमर कैन फाइल ए कंप्लेंट ऑन हिज और हर ओन एंड डज नॉट नीड द सर्विसेज ऑफ एडवोकेट और प्रोफेशनल। कोई भी कंज्यूमर जो कि लाई करता है अबव बोथ डेफिनेशन, फ्रॉम द व्यू पॉइंट्स ऑफ गुड्स एंड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सर्विसेज। इन अगर डेफिनेशन में, इन मीनिंग में अगर कंज्यूमर वो लाई करता है, आता है, तो वो कंज्यूमर केस कर सकता है बिना किसी एडवोकेट या प्रोफेशनल बॉडी की मदद से। सेकंड पॉइंट, एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, कोई भी ऐसी कंज्यूमर रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन जैसे कि वॉइस, कट, ये रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, ये कंज्यूमर के बिहाफ पर कोर्ट में केस कर सकती हैं। थर्ड वन, द सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट और एसजी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट केस कर सकती है। वन और मोर कंज्यूमर्स ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर हैविंग द सेम इंटरेस्ट। आपने इसके बारे में मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, आपने मूवी देखी होगी OMG, ओ माय गॉड, उसमें प्रवेश रावल जो है वो अपना इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए कोर्ट में केस करता है, और उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों का केस भी वो खुद लड़ता है, बिकॉज दे हैविंग द सेम इंटरेस्ट। तो ये उसका एक एग्जांपल हो सकता है, वन और मोर कंज्यूमर
ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर हैविंग द सेम इंटरेस्ट। इनका एक ही इंटरेस्ट हो, एक ही प्रकार से वो चीटेड किए गए हो, धोखा दिया गया हो उनको, तो उस के अगेंस्ट वो अगर केस करना चाहे तो एक कंज्यूमर सबके बिहाफ पर या बहुत सारे कंज्यूमर सबके बिहाफ पर केस फाइल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप मूवी देखिए ओ माई गॉड, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वेरी गुड मूवी, वेरी इंटरेस्टिंग मूवी इट इज। इसे आप देखें और इस कंज्यूमर कोर्ट के इस टॉपिक को समझने की कोशिश भी करें। वहां पर ओ माई गॉड जो है बहुत अच्छी मूवी है, इसे देखने की कोशिश करें बेटा अगर नहीं देखी है तो। नेक्स्ट पॉइंट है ए लीगल हायर, यानी कानूनी उत्तराधिकारी और रिप्रेजेंटेटिव, उत्तराधिकारी ही होता है, ऑफ ए डिसीज्ड कंज्यूमर, जो पार्टनर मर गया उसका कानूनी उत्तरदायित्व जिसके पास है, कानूनी उसका जो उत्तराधिकारी जो है वो भी केस कर सकता है। अगर मान लीजिए मैं कोई प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करता हूं और उस प्रोडक्ट की वजह से मेरी डेथ हो जाती है, तो मेरा लीगल हायरर, लीगल हायरर का मतलब है जो कि मेरी फैमिली से जो मेरा उत्तराधिकारी है, जिसका मुझ पर अधिकार है, जिसका मुझ पर अधिकार था है, वो व्यक्ति कोर्ट में मेरे लिए केस फाइल कर सकता है कि XYZ प्रोडक्ट खाने से इनकी डेथ हुई है, जो कि मार्केट में बिक रहा है, उसके ऊपर बैन किया जाए, उसके अगेंस्ट केस किया जाए। A file complaint under section 2B of Consumer Protection Act 1986 और 2019। तो एक कोई भी कंप्लेंट हम कर सकते हैं सेक्शन 2B में। अगर आपसे कोई पूछ ले सेक्शन 2B क्या है, तो इट इज अ सेक्शन फॉर द कंज्यूमर्स फॉर मेकिंग द केस फाइलिंग, तो उसमें भी इस सेक्शन के तहत भी वो केस फाइल कर सकता है। अगेंस्ट whom a complaint can be filed, अब बात आती है कि जितने भी कंज्यूमर हैं, जो भी केस करने वाले हैं, वो केस किसके अगेंस्ट कर सकते हैं, किसके अगेंस्ट वो केस करने के लिए लायबल हैं। तो पहला पॉइंट है इन केस ऑफ एनी डिफेक्टिव गुड्स सप्लाइड ए कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरर और सेलर और द डीलर, यानी कि मैन्युफैक्चरर बनाने वाला, सेलर बेचने वाला, डीलर जो उन प्रोडक्ट्स में डील करता है, उनके अगेंस्ट अगर उनकी गुड्स डिफेक्टिव हैं तो उनके अगेंस्ट केस किया जा सकता है। ऐसे ही फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सर्विसेज की अगर बात करें तो फॉर एनी डेफिशिएंट सर्विसेज रेंडर्ड ए कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द प्रोवाइडर ऑफ द सर्विसेज। जैसे कि अभी हमने ऊपर एक केस स्टडी पढ़ी थी, उस केस स्टडी में एक डॉक्टर की वजह से, उसकी लापरवाही की वजह से एक व्यक्ति की टांग जो है कट जाती है, टांग की नस कट जाती है, जिससे वो जीवन भर अपाहिज बन जाता है, फिजिकली हैंडीकैप हो जाता है। तो दैट इज द डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय द डॉक्टर, तो उसके अगेंस्ट केस किया जा सकता है। तो ये जो है दो पॉइंट है जिसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई केस किसके अगेंस्ट किया जा सकता है। तो जो भी गुड्स में डिफेक्टिवनेस है या सर्विसेज में डेफिशिएंसी है, तो उनके अगेंस्ट हम केस कर सकते हैं। केस इनमें किसके अगेंस्ट हो सकता है, सर्विसेज के केस में सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट, गुड्स के केस में मैन्युफैक्चरर, सेलर या डीलर के अगेंस्ट। कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं। Here defect means any fault, imperfection or shortcoming in the quality, quantity or purity of goods। हम यहाँ डिफेक्ट का मतलब समझे, डिफेक्ट का मतलब कोई भी फॉल्ट हो सकता है, कोई भी इम्परफेक्शन हो सकता है, कोई भी शॉर्टकमिंग हो सकती है, कोई भी क्वालिटेटिव, क्वांटिटी या प्योरिटी टाइप की कमियां हो सकती है, उसको हम डिफेक्ट बोलते हैं। डेफिशिएंसी का मतलब क्या है, मींस एनी इम्परफेक्शन, शॉर्टकमिंग और इनएडुकेसी इन द क्वालिटी। चलिए बीच में नेटवर्क चला गया था, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिफेक्ट। डिफेक्ट का मतलब होता है बेटा कोई भी फॉल्ट, इम्परफेक्शन, शॉर्टकमिंग, क्वालिटी, क्वांटिटी और प्योरिटी ऑफ गुड्स, यानी कि किसी भी प्रकार के गुड्स के अंदर क्वांटिटी में, क्वालिटी में, प्योरिटी में यदि कोई कमी है तो उसको हम डिफेक्ट बोलते हैं। और डेफिशिएंसी क्या होती है, इम्परफेक्शन, शॉर्टकमिंग और इनएडुकेसी ऑफ क्वालिटी, नेचर, मैनर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज। यानी कोई सर्विसेज अगर हम ले रहे हैं तो वो सर्विसेज यदि क्वालिटी वाइज उसमें जो है ना कमी है, या वो जिस प्रकार की सर्विस हम चाहते हैं वो सर्विस हमें नहीं मिली है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डेफिशिएंसी कहेंगे। आई होप कि आपको ये पता लग गया होगा कि केस कौन कर सकता है और किसके अगेंस्ट केस किया जा सकता है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके अंदर रिडरेशनल एजेंसीज
अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और 2019। इनके अकॉर्डिंग हमारे पास जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें कौन कौन सी 3 टियर मशीनरी दी गई है, कौन कौन से डिफरेंट कंज्यूमर फॉर्म्स दिए गए हैं जहां पर एक कंज्यूमर अपनी समस्या को ले जाकर शिकायत दर्ज कर सकता है और उसके अगेंस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सकता है। फॉर द redressal of consumer grievances, the Consumer Protection Act provides the setting up of a 3-tier machinery, enforcement machinery at the district level, at the state level, and at the national level, known as District Consumer Dispute Redressal Forum, State Consumer Dispute Redressal Commission, and National Consumer Dispute Redressal Commission। ये इनके पूरे नाम है बेटा, अगर आपसे पूरा नाम पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। They are briefly redressed, referred to as the district forum, state commission, and national commission, respectively. While the national commission is set up by the central government, the state commissions and the district forums are set up in each state and district, and respectively by state government concerned. The figure on the redressal agencies shows the hierarchical structure of this 3-tier machinery। तो ये जो पार्टिकुलर redressal कंज्यूमर सिस्टम है, इसमें कंज्यूमर को राहत देने के लिए 3 प्रकार के डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल के जो है कंज्यूमर कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए गए हैं और इन कोर्ट्स में एज पर द रिक्वायर्ड अमाउंट जो कंज्यूमर अपना केस फाइल कर सकता है। आप देखें कि जो सबसे पहला फॉर्म आता है वो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म आता है। ये ऊपर की तरफ निशान बने हुए हैं एरो के, इसका मतलब है नीचे से हम अगर यहाँ हमारी बात का सोल्यूशन नहीं हो पाता है तो हम स्टेट कमीशन में जाते हैं और वहाँ अपनी बात को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, वहाँ अपने केस को लॉन्च करते हैं ताकि वहाँ हमारी बात की सुना जा सके। अगर वहाँ पर भी हम हार जाते हैं तो हमारे पास नेशनल कमीशन है, हम नेशनल कमीशन में जाकर अपनी बात को रख सकते हैं और वहां पर अपनी बात का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर वहां पर भी हमारी बात नहीं मानती है तो एट द एंड नेशनल कमीशन से ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम पावर। इसने जो डिसीजन दे दिया बेटा वो डिसीजन फाइनल माना जाता है। ये जो है सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, ये फाइनल डिसीजन देगा। ये फाइनल डिसीजन जो देगा इसके डिसीजन को हम चैलेंज नहीं कर सकते, हमें वो डिसीजन मानना होगा। तो ये सिस्टम वाइज चलता है। पहले डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में केस किया जाएगा, अगर आप वहां सेटिस्फाइड नहीं है तो आप स्टेट में जाएंगे, स्टेट कमीशन में सेटिस्फाइड नहीं होते तो आप नेशनल कमीशन पर जाएंगे, वहां पर भी आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। दिस इज कॉल्ड 3-tier redressal सिस्टम। आइए वन बाय वन इनके बारे में देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, देयर आर 644 डिस्ट्रिक्ट कमीशंस इन इंडिया। द district form consists of a president and 2 other members, one of whom should be a woman, and they all are appointed by state government। यानी कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए इसके अंदर? 3। कितने मेंबर होने चाहिए? 3, जिसमें 2 तो व्यक्ति होंगे, एक तो पार्टिकुलरली क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा, और 2 अदर मेंबर होंगे। उन 2 अदर मेंबर में कौन होगा? एक वुमेन होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रिक्ट फॉर्म देंगे। ये जो मेंबर अदर मेंबर्स हैं किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और जो प्रेसिडेंट है दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। एक कंप्लेंट कैन टू बी मेड टू द एप्रोप्रिएट डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। हम एप्रोप्रिएट डिस्ट्रिक्ट फॉर्म से क्या मतलब लगाते हैं बेटा? एप्रोप्रिएट डिस्ट्रिक्ट फॉर्म का क्या मतलब है कि एप्रोप्रिएट डिस्ट्रिक्ट फॉर्म कौन सी होती है? हमारी नजर में तो सारी डिस्ट्रिक्ट फॉर्म एक जैसी है, तो एप्रोप्रिएट का क्या मतलब है? एप्रोप्रिएट का मतलब है कि यदि आपका केस 20 लाख से कम का है, लेस देन 20 लाख, 20 लाख रुपए से कम का है, एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, अगर 1986 के अकॉर्डिंग बात की जाए तो 20 लाख से कम का है तो आप डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में कर सकते हैं। लेकिन ये जो है चेंज हो गया है एज पर 2019। अगर मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की बात करूं, 2019 के अकॉर्डिंग ये केस यदि आपकी अमाउंट 1 करोड़ रुपए से कम है बेटा,
1 करोड़ रुपए से कम है तो आप वो केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में वो केस जारी कर सकते हैं यदि आपका अमाउंट 1 करोड़ से कम है तो। और ये केस जो है आप पार्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के अंदर जो है ना कितने दिन में कर सकते हैं, विद इन 2 ईयर्स, 2 साल में कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 साल में आप केस फाइल करने में फेल हो जाते हो तो फिर आप उसके बाद केस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट द डिस्ट्रिक्ट फॉर्म शैल रेफर टू द कंप्लेंट टू द पार्टी अगेंस्ट whom द कंप्लेंट इज फाइल्ड। तो फिर वो जो है उस पार्टी के अगेंस्ट उस एक्शन लेती है जिसके अगेंस्ट ये केस किया गया है। इफ रिक्वायर्ड द गुड्स और सैंपल देयरऑफ शैल बी सेंट फॉर टेस्टिंग। और जो वो गुड्स या जो सर्विसेज या जो भी जिस भी प्रकार का प्रोडक्ट बेच रहा है उसका सैंपल लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए भेजा जा सकता है। द डिस्ट्रिक्ट फॉर्म शैल पास एन ऑर्डर आफ्टर कंसीडरिंग द टेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम द लेबोरेटरी। और वो जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है वो उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर सकती है यदि जो प्रोडक्ट है उसमें डेफिशिएंसी मिलती है, उसमें डिफेक्ट मिलता है तो। और अगर बात की जाए कि जो एग्रीड पार्टी होती है, एग्रीड पार्टी मतलब जो कि पार्टिकुलरली केस की वजह से जिसको मतलब जो एग्रीड हुआ है, एग्रीड पार्टी अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता, एग्रीड पार्टी मतलब कंज्यूमर अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के डिसीजन से, ऑर्डर से, तो ही कैन अपील बिफोर द स्टेट कमीशन within 30 days of the passing of the order as per Consumer Protection Act 1986। ये 1986 के अकॉर्डिंग है बेटा। अगर हम बात करें न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग तो देयर शुड बी 45 डेज, यानी 45 दिन का पीरियड आपके पास होता है। या 45 दिन में अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के डिसीजन से सहमत नहीं है तो आप कहां पर अप्लाई कर सकते हैं, स्टेट कमीशन में अप्लाई कर सकते हैं। ये एज पर किसके है, 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग, जिनके बारे में हम फिर से एक बार डिटेल से पढ़ेंगे बेटा। फिलहाल आप इसको 1986 के हिसाब से भी समझें और साथ साथ बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा कि 2019 में ये लिमिट कितनी कर दी गई है, तो आप इस पे ना ध्यान रखें। चलिए सेकंड है हमारा स्टेट कमीशन। अगर हम स्टेट कमीशन की बात करें तो स्टेट कमीशन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ 365 स्टेट कमीशन है इंडिया के अंदर। ईच स्टेट कमीशन कंसिस्ट ऑफ ए प्रेसिडेंट एंड नॉट लेस देन 2 अदर मेंबर्स, वन ऑफ whom should be a woman। They are appointed by the state government। ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं, 3। और डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में कुल कितने मेंबर होते हैं बेटा, उसमें भी 3 मेंबर होते हैं। तो 3 मेंबर होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ए कंप्लेंट कैन बी मेड टू द अप्रोप्रिएट स्टेट कमीशन व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द क्वेश्चन अलोंग विद कंपनसेशन claimed exceed rupees 20 lakh but does not exceed rupees 1 crore as per which act, 1986। 1986 के अकॉर्डिंग है ये बातें। लेकिन 2019 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 2019 के अकॉर्डिंग ये अमाउंट कितनी है हमारी, 1 करोड़ से लेकर और 10 करोड़ तक, यानी 10 करोड़ से कम, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का अगर आपका कोई मुकदमा है तो उसको आप स्टेट कमीशन में फाइल कर सकते हैं। और अगर जैसे ही स्टेट कमीशन को कंप्लेंट मिलती है, स्टेट कमीशन कंप्लेंट लेने के बाद क्या कर सकता है, उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा। स्टेट कमीशन शैल रेफर टू द कंप्लेंट टू द पार्टी against whom the complaint is filed. If required, then goods or samples thereof shall be sent for the testing in a laboratory. The state commission shall pass an order after considering the test report from the laboratory and hearing to the party against whom the complaint is filed. अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो उसके अगेंस्ट केस कर सकता है। केस करने के बाद उसके अगेंस्ट ऑर्डर जो है ना इशू कर सकता है। इन केस द एग्रीड पार्टी, जो पार्टी एग्रीड पार्टी है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है किसके डिसीजन से, स्टेट कमीशन के डिसीजन से, तो ही कैन अपील बिफोर द नेशनल कमीशन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर रिलीज फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट फॉर्म।
तो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के द्वारा दिए गए ऑर्डर के विद इन 30 डेज के अंदर वो अपना कोर्ट कहाँ पर, अपना केस कहाँ पर अप्लाई कर सकता है, नेशनल कमीशन में। आइए देखते हैं नेशनल कमीशन क्या है। नेशनल कमीशन से हमारा मतलब है a commission has territorial jurisdiction over the whole country। whole country का मतलब बेटा होल कंट्री।